Hello everyone, and welcome back to the class 6 of history. Welcome back to the class 6 of history. क्लास 6 का हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है महाजनपद के बारे में। आज हम लोग देखने वाले हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो मेरा नाम जान लें। मेरा नाम अमय मिश्रा है और मैं यहाँ पर एसएससी और यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और ऐसे रिलेटेड 3 से 4 सब्जेक्ट और इस जो हमारा यूट्यूब चैनल है द क्यूरियस माइंड उसमें मैं कवर करने वाला हूँ। तो आज हिस्ट्री की ही ये क्लास 6 होने वाली है जिसमें हम लोग महाजनपद के बारे में डिस्कस करेंगे और ये सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली हैं। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। ये 16 महाजनपद आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ये 16 महाजनपद होते क्या है, या ये जो जनपद लिखा है ये होते क्या है, ये स्टार्ट कहाँ से हुए, किन्होंने बनाया है इसे, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं जल्दी से। जो मेरी प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने वैदिक एज के बारे में पढ़ाया था, वैदिक एज का थोड़ा सा हम लोग टाइम पीरियड देख लें यहाँ पर। तो ये रफली 1500 BC से लेकर 600 BC के बीच में था। अगर हम इसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं तो हम इसको अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में कंसीडर कर देंगे। अर्ली वैदिक एज का टाइम पीरियड 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच में था और लेटर वैदिक एज का जस्ट इसके बाद 1000 BC से लेकर 600 BC के बीच में था। और अर्ली वैदिक एज के टाइम पीरियड के बीच में ही रफली 1200 BCE के टाइम पर इंडिया में आयरन की खोज होती है। आयरन जो मेटल है उसकी खोज होती है और यहाँ से ही फिर आपकी आयरन एज भी रफली 400 या 500 BC के समथिंग ये आयरन एज चलती है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। जब हम लोग वैदिक एज पढ़ रहे थे जब हम लोग वैदिक एज पढ़ रहे थे इसी अर्ली वैदिक एज को ही ऋग वैदिक एज के नाम से ही जाना जाता है। और हमें पता है कि इस टाइम पर जो आर्यंस थे वो माइग्रेट करे थे कहाँ पर, इंडिया में माइग्रेट करे थे। और इंडिया में उस समय चल रही थी इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको खत्म कर दिया था आर्यंस ने, ऐसा कई लोगों का मानना भी है। तो आर्यंस इंडिया में माइग्रेट करे थे। अब ये जो माइग्रेट करे थे ये चीज हमें पता कहाँ से चलती है, तो मैंने आपको 2 टेक्स्ट बताए थे, जेंडा अवेस्ता और बोगासकाई। इन 2 टेक्स्ट के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये जो आर्यंस थे वो इंडिया में माइग्रेट करे थे। ओके, अब जब ये माइग्रेट करे थे तो हमें पता है जब हमने ऋग्वेद, कौन सा वेद, ऋग्वेद के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल होते हैं, 10 मंडल या 10 बुक्स लिख सकते हैं। इस 10 मंडल में से जो 7वां वाला मंडल था, जो 7th मंडल था, उसमें हमें दशराजन बैटल के बारे में दिया गया है, जो कि 10 ट्राइब्स मिलकर लड़ती है किससे, किंग सुदास से। और इसमें जीत किसकी होती है, तो इसमें जीत होती है किंग सुदास की। और ये बैटल होती कहाँ है, तो ये रावी रिवर के किनारे होती है बैटल। ओके, तो जब आर्यंस माइग्रेट करे थे इन्होंने बैटल लड़ ली थी अर्ली वैदिक एज के टाइम पर। लेटर वैदिक एज के टाइम पर ही धीरे धीरे ये जो आर्यंस हैं ये वेस्टर्न वेस्टर्न यूपी तक आ गए थे। ओके, और फिर 400 और 500 BC के समथिंग समथिंग इन लोग और ज्यादा माइग्रेट करे थे और ये बिहार, यूपी बिहार वाले एरिया, थोड़ा सा कहीं साउथ साइड भी इंडिया में चले गए थे। और यहाँ पर ये पूरा इन्होंने ऑक्यूपाई कर ली थी स्पेस। ये दिख रही है जो आपको, यही लोग थे जो आए थे। ओके, बढ़ गए थे ये जो आपको दिख रहे हैं इसमें ये। तो ये सब इधर ही से ही आए हुए थे। अब हुआ क्या था कि वैदिक एज में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ट्राइब्स होती हैं, जो यहाँ पर लिखता हूँ, जो ट्राइब्स होती हैं उनको क्या कहा जाता था, उनको जन कहा जाता था, उनको जन कहा जाता था। और जहां जहां इन ट्राइब्स के पैर पड़े, मान लीजिए इस जगह पर किसी ट्राइब ने अपने पैर रखे या इधर से निकल के गए, तो वो उसको कहते हैं पद। तो यहाँ से बन गया जन प्लस पद, जनपद। ऐसे बहुत सारे जनपद बन गए थे, बहुत सारे जनपद बन गए थे इस टाइम पर। किस टाइम की बात हो रही है ये, तो रफली 500 BC के टाइम की बात हो गई। ऐसे बहुत सारे जनपद बन गए थे और उनके बीच में फिर क्या हुई, तो फाइट्स हुई, बहुत सारे जनपद मिलके लड़े, तब जाके कोई दो, मान लेते हैं दो यहाँ पर लास्ट में बचते हैं किंग। ठीक है, अब जो भी किंग, इनके बीच में भी फर्दर फाइट होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, और कोई एक जीतेगा तो दूसरा वाला जो हार जाता है वो उसको क्या पे करेगा, वो उसको
टैक्स पे करेगा कि भाई आप हमारा या तो वो लैंड ले लेगा, उसका जितना भी उसने हारा हुआ, ये पूरा हार गया है तो या तो उसका लैंड ले लेगा या उससे टैक्स लेगा। तो होता क्या था, स्टार्टिंग में वो लोग टैक्स लेते थे, लेकिन लास्ट लास्ट पर और आगे चल के, क्योंकि हमें पता है आयरन और ज्यादा अपने डिमांड पे आ गया था, तो कल्टीवेशन करना या कोई भी ऐसी चीजें करना जिससे रेवेन्यू अच्छा खासा हो जाए, इससे अब हम लोग टैक्स नहीं लेते थे, सीधे लैंड ही अक्वायर करते थे, और फाइनल में जाके एक राजा बनता था, एक राजा बनता था, और वो उस महाजनपद का राजा होता था, महाजनपद का राजा होता था, जिसके अंदर बहुत सारे जनपद आते थे, ऐसे बहुत सारे जनपद आते थे। और हमें पता होना चाहिए कि रफली 500 बीसी में ऐसे कितने महाजनपद थे, तो ऐसे 16 महाजनपद थे, ऐसे 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद थे। अब ये जो 16 महाजनपद थे, ये चीज हमें पता कहाँ से चलती है, तो इसके पीछे भी कई सारे टेक्स्ट हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, एक बुद्धिस्ट, 3 टेक्स्ट हैं बुद्धिस्ट के, जिसमें से सबसे फेमस है जो अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, जिसमें कि 16 महाजनपद के बारे में दिया हुआ है। देन एक और है बुद्धिस्ट का टेक्स्ट जिसको हम लोग कहते हैं दीघ निकाय, दीघ निकाय। और एक और बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं महावस्तु, महावस्तु। तो इन तीनों टेक्स्ट में ये जो बुद्धिस्ट के टेक्स्ट हैं, इनसे हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ पर महाजनपद किसी टाइम पर रहा हुआ करते होंगे। ये जो अंगुत्तर निकाय है और ये जो दीघ निकाय है ना, ये जो अंगुत्तर निकाय है और ये जो दीघ निकाय है, ये किस लैंग्वेज में है, तो ये आपके पाली लैंग्वेज में। और आपको एक चीज और यहाँ से पता होनी चाहिए कि ये जो अंगुत्तर निकाय है, ये वाला, जब हम लोग बुद्धिज्म पढ़ रहे थे तो उसमें जो त्रिपिटक थे, जिसमें से एक था सूत पिटक, है ना, उसके 5 निकायों में से, या 5 जो उनके निकाय थे सूत पिटक के अंदर, उसमें से 4th वाला निकाय है अंगुत्तर निकाय। तो ये चीज भी आपको पता रखनी है। और ये जो महावस्तु है आपका, ये पाली लैंग्वेज में नहीं है, ये संस्कृत लैंग्वेज में है। और इसी महावस्तु में बुद्ध, जो बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध, उनके जीवन के बारे में दिया गया, और ये एक महायान सेक्ट से बिलोंग करता है। ओके, ये जो महावस्तु है, तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जैनिज्म के कुछ टेक्स्ट हैं, उसमें से भी हमको पता चलता है महाजनपद के बारे में। एक है भगवती सूत्र, एक है भगवती सूत्र, और एक है अकाल सूत्र। अकाल सूत्र एक पंजाबियों का भी है, लेकिन बहुत ज्यादा आगे चल के आया, ये बहुत पुराना टेक्स्ट है अकाल सूत्र, है ना। और ये दोनों किस लैंग्वेज में है, तो ये दोनों प्राकृत लैंग्वेज में है, कंफ्यूज नहीं करना। बुद्धिज्म वाले हैं जो वो पाली लैंग्वेज में है, और ये प्राकृत लैंग्वेज में है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। एक टेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं अष्टाध्याय, अष्टाध्याय, जो कि किसने लिखा है, ये पाणिनि ने लिखा है ना। और ये किस लैंग्वेज में है, तो ये संस्कृत में है। इसमें महाजनपद के बारे में नहीं है, इसमें जनपद के बारे में दिया गया है, इसमें जनपद के बारे में दिया गया है ना। और एक और टेक्स्ट है, यहाँ पर लिख देता हूँ, जो महाभारत महाकाव्य है, जो ये भी संस्कृत में है। इसमें भी आपके कुछ महाजनपद के बारे में बताया गया है। तो ये जो इतने मैंने टेक्स्ट बताए, इधर से पता चलता है कि रफ्ती 500 बीसी के आसपास 16 महाजनपद हुआ करते थे, है ना। अब वो 16 महाजनपद थे कौन कौन से, तो वो थे कम्बोज, गंधार, कुरु, मत्स्य, सुरसेना, पांचाल, कौशल, मल्ल, ब्रिज, मगध, अंग, देन आता है काशी, वत्स, छेदी और अवंती और अस्मक। ऐसे मिलके टोटल 16 महाजनपद थे, जिनका वर्णन हमें, जो मैंने अभी टेक्स्ट बताया, उनसे मिलता है। अब इन 16 महाजनपद के रिगार्डिंग कुछ चीजें अपन को पढ़नी पड़ती हैं, वो चीजें कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। जो सबसे पहला हमें महाजनपद माना जाता है वो अंग है। मगध, काशी, वत्स, कौशल, सुरसेन, पांचाल, कुरु, मत्स्य, चेदी, अवंती, गांधार, कम्बोज, अस्मक, वज्जी और मल्ल। अंग जो है फर्स्ट वाला माना जाता है, और जो मगध रहता है वो आगे चल के बहुत ही पावरफुल महाजनपद बन के सामने आता है, जिसके रूलर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे रूलर होते हैं इसके। जो अंग की राजधानी होती है वो होती है चंपा, और इसकी जो मॉडर्न लोकेशन है वो भागलपुर है। ओके, और ये किस नदी के किनारे है, तो ये चंपा या चंदन नदी के किनारे। जो मगध है उसकी जो राजधानी होती है वो राजगृह होती है या गिरिव्रज होती है।
इसकी जो मॉडर्न लोकेशन है वो पटना या गया साइड में है, जो बिहार का एरिया है। इसकी जो रिवर्स होती हैं जिसके उस टाइम पे फ्लो करती थी वो गंगा है और सोन है। काशी की काशी है राजधानी है, जो कि कहाँ पर है, बनारस में। इसको याद करना आसान है, गंगा नदी के किनारे बहुत ही आसान है। वत्स की कौशाम्बी है, इलाहाबाद के किनारे है, इलाहाबाद के पास ही लगा हुआ है। गंगा और यमुना नदी फ्लो करती है यहाँ से। कौशल की श्रावस्ती है, कौशल की श्रावस्ती है, और ये ईस्टर्न यूपी साइड लाई करता है। और यहाँ पर सरायू नदी इस टाइम पे फ्लो करती थी, जो कि घाघरा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। सुरसेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है ये भी, जो कि मथुरा इसकी वो थी, कैपिटल थी। मथुरा में ही आता है, ज्यादा याद नहीं करना। और मथुरा में कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो यमुना करती है, इसमें भी ज्यादा हमें याद करने की जरूरत नहीं है। जो पांचाल था, पांचाल की जो राजधानी थी वो थी ऐचत्र या काम्पिल्य, है ना, वेस्टर्न यूपी साइड है, ये भी हमें पता है। और गंगा यमुना नदियां फ्लो करती थी। जो कुरु है, जो कुरु है उसमें इंद्रप्रस्थ राजधानी होती थी, मेरठ। और साउथ ईस्ट हरियाणा साइड में इसकी लोकेशन है। और गंगा और यमुना नदी यहाँ से फ्लो करती हैं। फिर आएगा मत्स्य, विराटनगर इसकी कैपिटल है। इसको आपको थोड़ा सा याद करना है, जयपुर राजस्थान वाला एरिया। और यहाँ से चंबल नदी निकलती है, ये आसान है आपके लिए। जो छेदी है उसकी जो राजधानी है बंदा या फिर सोतीवती, बुंदेलखंड वाले एरिया में है, यूपी और एमपी की बॉर्डर में। केन और यमुना नदी यहाँ से फ्लो करती थी। जो अवंती, इसको याद करना आसान है, उज्जैन और माहिष्मती इसकी कैपिटल थी, एमपी में है। और एमपी के भी मालवा वाले रीजन में है ना। शिप्रा नदी फ्लो करती है, नर्मदा नदी एमपी में, जो उज्जैन वाला एरिया है वहां से ये दो नदी मेनली निकलती हैं। जो गांधार है, जो तक्षशिला है उसकी राजधानी थी रावलपिंडी, जो कि पाकिस्तान में है। इंडस और काबुल रिवर फ्लो करती थी। कंबोज की पूंछ है, राजौरी हर जगह कश्मीर साइड है, पूंछ से आपको रिलेट कर पाएंगे, ब्यास नदी के यहाँ से निकलती थी। जो अस्मक है उसकी राजधानी है प्रतिष्ठान या फिर पैठान, और यहाँ से गोदावरी रिवर जो है उसके बैंक्स पर ये लोकेटेड था। और वहीं से ही फिर गोदावरी रिवर निकलेगी, है ना। वज्जी के बारे में देख लेते हैं। तो वज्जी की जो कैपिटल थी वो थी वैशाली। वैशाली के ही आज भी मतलब उसको वैशाली ही कहते हैं। और गंडक रिवर यहाँ से फ्लो करती थी। और लास्ट में है मल्ल या फिर कुशीनारा। कुशीनारा से आपको बुद्धिज्म की एक चीज याद आनी चाहिए, है ना, और एक चीज जैनिज्म की भी याद आनी चाहिए, मल्ल। और ये कहाँ पर है, ईस्टर्न यूपी साइड है, देवरिया साइड में है। और यहाँ से भी गंडक रिवर फ्लो करती है। तो बस आपको महाजनपद के 16 महाजनपद के नाम याद होने चाहिए, उनकी कैपिटल याद होनी चाहिए, मॉडर्न लोकेशन याद होनी चाहिए, और कौन सी रिवर फ्लो कर रही है वहां से, आपको इतनी चीजें बस याद होनी चाहिए। और ये जो कंबोज है और ये जो गांधार है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाली रीजन में है। बाकी सारे मेनली इंडिया में ही है। इंडिया में ही ये ज्यादातर आपको यूपी बिहार और एमपी वाले, यूपी बिहार और एमपी वाली रीजन में ये दिख रहे होंगे। सबसे जो ईस्टर्न मोस्ट है, सबसे जो ईस्टर्न मोस्ट है वो कौन सा है, तो वो अंग है। यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। सबसे जो ईस्टर्न मोस्ट है वो अंग है। और सबसे जो सदर्न मोस्ट है वो अस्मक है, वो अस्मक है। और जो नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में सबसे ज्यादा साइड पे है वो कम्बोज है। और इंडिया में, इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में सबसे वेस्टर्न मोस्ट कौन सा होगा, तो वो अवंती होगा। कौन सा होगा, इंडिया की बात कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग कम्बोज टेक करेंगे। तो यहाँ पर ये 16 महाजनपद खत्म होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक यू।